आज हम लेके आए हैं इंडोनेशियन हॉरर मूवी सिजिन को। कहा जाता है कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा भयानक है और ये सच्ची घटना पर आधारित है जो कि टर्की में हुई थी। अब ऑलरेडी इस पर सिजिन ही नाम की टर्किश मूवी बन चुकी है और ये इंडोनेशियन मूवी उसका अडेप्टेशन है। पर आज हम इसकी कहानी को डिटेल में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बात से, जो बात हमें कहती है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, गलत काम, और साथ में झूठ बोलते हैं, तो हमारा नाम एक लिस्ट में शामिल हो जाता है, जिस लिस्ट को बाद में खुदा देखते हैं और हमें जहन्नुम दी जाती है। इसके साथ में हमें एक शमन को दिखाया जाता है। ये शमन बहुत ही खतरनाक काला जादू कर रहा था, जिसमें वो भैंस की अतड़ियों को यूज़ कर रहा था, जिसके बाद में वो अपना कर्मकांड करने के बाद एक इंक से एक लड़की के पीठ पर कुछ मंत्रों को लिखता है। हमें दिखाया जाता है कि इस शमन के पास दो बहनें आती हैं, इरमा और वुलन, जो काफ़ी डरी हुई थी और कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका इलाज वो इस शमन से चाहती थी। अब यहाँ पर इरमा एक लड़की की तस्वीर को शमन को देती है और पूछती है कि क्या वो उस लड़के से शादी कर सकती है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो लड़का है ये इरमा के कज़न है, यानी ब्लड रिलेशन का ही लड़का था, लेकिन इरमा फिर भी इस लड़के से बहुत प्यार करती थी। अब यहाँ पर शमन उस लड़के की तस्वीर को देखता है और एक जिन का आह्वान करता है और उस जिन को कमांड देता है कि वो वुलन के शरीर का इस्तेमाल करे और क्या ये लड़का इरमा के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात का जवाब दे। जिन वुलन के शरीर को पजस कर लेता है और काफ़ी भयानक शक्ल वाली वुलन, यानी काफ़ी भयानक शक्ल वाला जिन, यहाँ पर इरमा को वार्न करता है कि वो इस लड़के से शादी न करे। इसके बाद बहुत ही गलत घटनाएं होंगी और शायद ये शादी और ये लड़का इरमा की मौत का कारण बनेगा। अब इतनी भयानक वार्निंग, वो भी इतनी भयानक शक्ल के साथ, काफ़ी था इरमा के लिए। अब यहाँ पे कहानी जाती है 12 साल बाद में, काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है और आज इरमा जिस लड़के, यानी अपने जिस कज़न ब्रदर जिसका नाम गालम था, जिससे प्यार करती थी, उसके घर में कुछ फंक्शन था और इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए इरमा, उसकी बहन वुलन और उसकी मम्मी सब जाती हैं। हम देखते हैं कि गालम की अब शादी हो गई है। निसा नाम की उसकी प्यारी सी बीवी है और सोफिया नाम की उसकी एक बेटी है, लेकिन सोफिया अंधी है। हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि गालम की माँ हर समय बीमार रहती है और बस बिस्तर में पड़ी रहती है। एक तरीके से गालम अपनी ज़िंदगी में शादी ब्याह करके आगे बढ़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने इरमा के साथ वाले रिश्ते को अभी तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में रखा हुआ था। इरमा भी थोड़ी देर बाद गालम के पास टेरेस से मिलने आती है और उसे ज़ोर से गले लगा लेती है, जिससे गालम काफ़ी चिड़चिड़ा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसे इस रिश्ते को अब ख़त्म कर लेना चाहिए। एक तो वो भाई बहन है और ऊपर से अब गालम शादीशुदा है। लेकिन इरमा कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस रिश्ते को हम कभी ख़त्म नहीं करेंगे और अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, यानी अब इरमा गालम के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इरमा ये भी कहती है कि तुम्हारी बेटी सोफिया तो अंधी है, मैं मेक श्योर करती हूँ कि ये बच्चा काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन गालम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और इनके रिश्ते में एक अजीब सी कड़वाहट आ गई थी, जो गालम के एक्शंस से साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि वो इरमा को हर्ट कर रहा था, एक तरीके से मार पीट कर रहा था। लेकिन इरमा यहाँ ये सोचकर परेशान थी कि वो तो गालम से सच्चा प्यार करती थी और अब तो ये बच्चा भी ज़िंदगी में आने वाला है। लेकिन इसी के साथ में इरमा गालम के परिवार से भी प्यार करती थी, उसकी बेटी सोफिया और उसकी वाइफ निसा से, और वो ये नहीं चाहती थी कि गालम इन दोनों को छोड़कर उसके पास आए। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। खैर यहाँ पर गलती दोनों की थी, क्योंकि दोनों को एक पॉइंट के बाद इस रिश्ते को रोक देना चाहिए था। इसी बात को करने के लिए इरमा बार बार गालन से मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन वो इसे सिरे से इग्नोर कर रहा था। ये सब होते इरमा की बहन वुलन भी देख रही थी, लेकिन ऐसी बात है ना कि प्यार में पड़े इंसान को कुछ भी समझाओ वो गलत ही समझेगा, तो वो इरमा अपनी बहन को भी गलत समझ रही थी। खैर, जब गालन बार बार उसके कॉल्स को नहीं उठा रहा था, तो इरमा फाइनली बातचीत करने के लिए गालम के वर्कशॉप, यानी कि मीट हाउस में चली जाती है, जहाँ पर इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी होती है। गालम का सीधे तौर पर कहना था कि वो अब अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहता है, ना कि इरमा पर, और इरमा का कहना था कि तुम मुझे प्रेग्नेंट किए हो तो इस बच्चे को एक्सेप्ट करो।
दोनों के बीच में पहले बहुत सारे कस्मे वादे हुए थे, लेकिन बात बात इतनी बढ़ जाती है कि गालम इरमा को धक्का दे देता है और इसके बाद में वो बच्चा गिर जाता है। यानी अब इरमा का मिसकैरेज हो चुका था। इरमा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से काफ़ी टूट चुकी थी। उसका बस यही मानना था कि कैसा था वो वादा और तुम कैसे निभा रहे हो, तुम बिन कैसे जीऊँ मैं और तुम दूर जा रहे हो। लेकिन गालम कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो सीधा सीधा इस रिश्ते को ख़त्म करके चले जाता है और इरमा यहाँ पे बस टूट जाती है, क्योंकि वो इस रिश्ते को इस तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहती थी जहाँ सिर्फ उसका लॉस ही लॉस हो रहा है। खैर, इस लड़ाई झगड़े के दौरान वो पैसे भी देने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की का गुरूर बाबू भैया, लड़की का गुरूर, वो पैसों को एक्सेप्ट नहीं करती और अब उसके दिल में बस गालम के लिए नफरत ही नफरत थी। यहाँ पे गालम जब अपना घर जा रहा होता है तो रास्ते में एक मस्जिद पड़ता है जिसमें इमाम साहब खड़े थे। इमाम साहब गालम को कहते हैं कि उसे और उसके परिवार को अब मस्जिद आकर नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि एक अरसा हो गया है और उन लोगों ने इस टाइप की चीज़ें नहीं करी है। ये उनके लिए अच्छा होगा ताकि घर में अगर कोई बुरी बला आने भी वाली हो तो नमाज की ताकत से हट जाए। इसी के साथ में इमाम साहब गालम को एक गिफ्ट देते हैं उनकी बच्ची सोफिया के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर और कहते हैं कि इसमें नमाज का एक सेट है और अब सोफिया को भी नमाज पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। गालम घर जाता है और जब वो सुकून से सो रहा था तो सोफिया यानी गालम की बच्ची उसके पापा के पास आती है और इस बार उसने अपनी दोनों आंखें नोच कर अपने हाथों पर रखा हुआ था और अपने पापा को कहती है कि अगली बार मुझे गिफ्ट में आंखें चाहिए। इतना भयानक दृश्य देखकर गालम की नींद टूट जाती है। अच्छी बात है कि ये एक बुरा सपना था जिसके बाद में गालम बस बेचैन हो गया था और वो अपनी बेटी सोफिया के कमरे में जाता है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर कि वो अंधी है, कभी देख नहीं पाएगी, गालम खुद को कोसने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गालम की ही गलती थी। वास्तव में जब निशा प्रेग्नेंट थी और वो गालम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती थी तो गालम का बस यही कहना था कि अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि उस समय गालम अपने और इरमा के रिश्ते में व्यस्त था। लेकिन इन सब का खामियाजा कौन भुगता? बेचारी सोफिया। जब वो पैदा हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी ऑप्टिक नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो नहीं देख पाएगी और तब से गालम खुद को ही जिम्मेदार मानता है कि अगर वो निशा को सही टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया करता तो उसकी बेटी की ये हालत नहीं होती। खैर, यहाँ पर हमें इरमा को दिखाया जाता है। डेस्परेशन में वो फिर से उस शमन के पास जाती है और फिर से उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे गालम चाहिए, लेकिन शमन उसे फिर याद दिलाता है कि अगर वो गालम से शादी करेगी तो उसके क्या क्या बुरे अंजाम होंगे। लेकिन वही ना, प्यार में पड़ी हुई औरत। इरमा अपने जिद पर अड़ी हुई थी और अपनी गोल्ड की ज्वेलरी शमन को ऑफर करती है। अब शमन भी कहता है कि जिन्नों के समूह में एक ऐसा जिन होता है जिसे अल्जार कहते हैं। ये जिन मुस्लिमों से बहुत नफरत करता है और वो इस बार इस जिन को इनवाइट करेगा ताकि वो इरमा का काम कर सके। लेकिन साथ में वो ये भी बताता है कि ये जिन गालम की वाइफ निशा को पजस कर लेगा, जिसके कारण निशा मर जाएगी। इसी के साथ में निशा का पूरा खानदान भी खत्म हो जाएगा। अब ये बातें सुनकर इरमा को सोफिया की याद आती है। वो नहीं चाहती थी कि सोफिया को कुछ भी हार्म पहुंचे, लेकिन शायद वो नफरत की आग में अंधी हो चुकी थी। और शमन भी कहता है कि उसने भी तो अपना बच्चा खोया है ना। लेकिन इरमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस किसी भी हालत में गालम के दिल में और ज़िंदगी में अपनी जगह चाहिए थी। और इस प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि निशा को पजस करवाना है ना, तो उससे जुड़ी कुछ चीज़ें थी जो उस शमन को चाहिए थी। और इन सामानों को लेने के लिए अगले दिन इरमा पहुंच जाती है गालम के घर में और बातों ही बातों में वो निशा से परमिशन मांगती है बाथरूम यूज़ करने का। अब बाथरूम से वो कुछ सामान इकट्ठा करती है जो वो शमन को जाकर दे देती है, जिन सामानों में था एक बालों का गुच्छा और एक सैनिटरी पैड, जिससे शमन काफ़ी खुश होता है क्योंकि सैनिटरी पैड में लगे खून से काला जादू ज़्यादा आसानी से होगा। जिसके बाद में वो निशा की फ़ोटो को लेकर भैंस की हड्डी, भैंस की अतड़ी और उसके खून से एक काला जादू करना शुरू करता है, जो सीन देखने में काफ़ी भयानक था। जैसे ही वो प्रोसेस ख़त्म होता है, शमन का पूरा घर हिलने लगता है, जैसे सही में ये खतरनाक जिन आ चुका है। और प्रोसेस ख़त्म होते ही वो उसे कहता है कि अब 5 दिन के अंदर निशा का पूरा खानदान ख़त्म हो जाने वाला है। और अब शुरू हो चुका था काले जादू का तांडव।
निशा जब अपने घर में नमाज अदा कर रही थी तो अचानक उसकी कारपेट पे गिरता है एक भैंस का सिर और उसके बाद खून की कुछ बूंदें ऊपर से आनी शुरू हो जाती है। निशा डर के मारे जब ऊपर देखती है तो पाती है कि भैंस की अतड़ियाँ और बहुत सारे अंग उसके छत से टंगे हुए थे और टपक टपक कर उसके ऊपर गिर रहे थे। चीख चिल्लाहट की आवाज़ से जब गालम वहाँ आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था और डरी सहमी निशा भी समझा नहीं पाती कि आखिर अभी हुआ क्या था। कुछ देर बाद में निशा जब बिस्तर पर बैठी हुई थी तो एक कांच की जार लुढ़क कर बाहर आती है, जिस जार को वो देखती है और फिर बिस्तर के नीचे झांकती है कि आखिर ये जार कहाँ से आई। बिस्तर के नीचे में उसे अपनी बेटी की गुड़िया नजर आती है और पता नहीं थोड़ी ही देर में निशा पजेस हो चुकी थी। वो कैंची से गुस्से में उस गुड़िया के बाल काटने लगती है और कटे हुए बालों को अपने मुंह में डालकर खाने लगती है। जब उसका दिल नहीं भरता तो वो अपने भी बाल कैंची से काट कर उन बालों के गुच्छे को भी बस मुंह में डाली जा रही थी और खाती जा रही थी। शायद अब काले जादू का असर शुरू हो चुका था। रात को जब गालम अपने काम से वापस आता है तो निशा डरी सहमी गालम से पूछती है कि आज उसे आने में लेट क्यों हो गया, लेकिन गालम का भी मूड ऑफ था और वो निशा पे चिल्ला देता है कि वो सवाल जवाब ना करे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे गलती का एहसास हो जाता है और निशा जब उसे बताती है कि घर में कुछ चीज़ें अजीब हो रही है तो गालम ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे इरमा भी आजकल घर लेट लतीफ़ आ रही थी, जिसके कारण इरमा की माँ जब उससे सवाल करती है कि तुम आजकल लेट आती हो तो इरमा नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। और सेम बात जब उसकी बहन वुलन उससे पूछती है कि आखिर उसके सोने की ज्वेलरीज कहाँ गई, वो ये सब क्यों कर रही है, तो इरमा अपनी बहन पे भी नाराज़ हो जाती है और उसे धकेल के कमरे से बाहर निकाल देती है। रात को इरमा जब सो रही होती है तो उसकी चादर धीरे धीरे सरकने लगी थी और जब वो गुस्से में पलटती है तो पाती है कि वुलन बिना परमिशन के उसके बेड पे सो रही है। और जब इसी बात को कन्फ्रंट करने के लिए वो वुलन को झटकती है तो वुलन की चेहरा सड़ चुका था और उस पर कॉकरोच रेंग रहे थे, जिससे डर के मारे इरमा कमरे से बाहर जाती है। लेकिन बाहर तो वुलन खड़ी हुई थी और बिस्तर पर तो कोई भी नहीं था। तो आखिर इरमा के साथ अब क्या हो रहा है। अगले दिन जब फिर से निशा नमाज पढ़ रही थी तो उसे उल्टियाँ होने लगती हैं, जिन उल्टियों में उसके मुंह से खून निकल रहा था और साथ में निकल रहे थे केंचुए। अब ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ही अनयूजुअल थी और अगर वो बात अपने हस्बैंड को बताएगी तो वो बिलीव नहीं करने वाला, इसलिए वो उन केंचुओं को जार में भरकर संभाल कर रख लेती है ताकि शाम को गालम को दिखाएगी। इसी के साथ में वो अपनी बूढ़ी सास की भी सेवा करने लगती है और उन्हें पानी से साफ कर रही थी कि अचानक वो फिर से पजस हो जाती है और अपनी सास का दम घोटने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद घबराई हुई थी कि अभी अभी उसने क्या किया। हैरान परेशान निशा खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बाथरूम में जाती है और बाथरूम में देखकर हैरान हो जाती है कि जिस कांच की शीशी में उसने केंचुओं को भरकर रखा था वो केंचुए अब गायब हो चुके हैं। इसी के साथ में एक और अजीब चीज़ होती है। निशा की सास जो इतने दिन से बिस्तर में पड़ी हुई थी क्योंकि वो बीमार थी, आज अपने पैरों पर चल रही थी और सबसे पहले चलते चलते वो किचन में जाती हैं, जहाँ पर पक रहा गरम गरम सूप वो अपने सर पर उड़ेल लेती है। इससे पहले कि निशा इस बात को समझ पाती कि अभी क्या अनर्थ होने वाला है, उस गरम गरम सूप से उसके सास की खोपड़ी जल के पिघल जाती है और वो वही मर जाती है। निशा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो तो खुद भी हैरान परेशान थी कि क्या हो रहा है। इस घर में एक मौत हो चुकी थी, गालम के माँ की, और शाम को जब जनाजे की नमाज लोग पढ़ रहे थे तो निशा फिर पजेस हो जाती है और वो पूरे के पूरे जनाजे को ही पलट देती है, लाश को तहस नहस कर डालती है। अब यहाँ पर इमाम भी खड़े हुए थे। वो कुछ लोगों को जनाजा सीधा करने के लिए कहते हैं और कुछ लोगों को निशा को पकड़ने को कहते हैं, जिसके बाद में वो अपनी प्रेयर शुरू करते हैं और उस जिन को कहते हैं कि निशा के शरीर से निकल जाए। लेकिन जिन इतना जल्दी कहाँ मानने वाला था, उसे तो अब इस खेल में मज़ा आने लगा था। लेकिन इमाम के प्रेयर से जिन उसके शरीर को छोड़ देता है। यहाँ पे डर तो इरमा को भी लगा हुआ था कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। खैर, जब चीज़ें थोड़ी देर बाद शांत होती है तो इमाम गालम से बात कर रहे थे। गालम ने पहले भी निशा को इग्नोर किया था, जिसका खामियाजा भुगता था उसकी अंधी बेटी ने। तो इस बार भी वो इमाम को बताता है कि निशा काफ़ी दिनों से घर में कुछ अजीब चीज़ें हो रही है, ऐसी शिकायतें कर रही थी। इमाम मेक श्योर करता है कि वो इनकी हेल्प करेगा और उसके बाद में जनाजे की आगे की रस्म पूरी की जाती है।
रात को जब गालम सो रहा होता है तो उसे कुछ औरतों की अजीब अजीब आवाज़ आती है, और जब वो उस आवाज़ का पीछा करता है तो वो पाता है कि उसकी अंधी बेटी सोफिया कफन में लिपटी हुई है और ये औरतें कुछ मंत्र का जाप कर रही हैं। ये सब देख के गालम लड़खड़ा कर सीढ़ी से गिर जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो इस बार वो देखता है कि वो कफन में लिपटा हुआ है और ये औरतें झूम झूम कर कुछ मंत्र जाप कर रही है। ये औरतों की शक्ल काफ़ी ज़्यादा बुरी दिख रही थी, जैसे वो पजेस हो गई है। आंखें सफ़ेद थी, चमड़ी उखड़ी हुई थी, और यहाँ पर एक औरत गालम के पास आकर कहती है कि हमें सब पता है कि तुमने इरमा के साथ कितना गलत किया है। गालम का तो जैसे गला किसी ने दबा दिया हो, उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी, और लास्ट में वो बहुत बड़ी चीख के साथ उठता है, क्योंकि ये भी उसका बुरा सपना था। बाजू में वो पाता है कि उसकी बेटी सोफिया बैठी हुई है, और सोफिया को सही सलामत देखकर वो उसे बस अपने गले से लगा लेता है। इसी के साथ में गालम जो है निसा से भी माफ़ी मांगता है उसकी बातों का विश्वास नहीं करने के लिए, और उसके बाद में वो इमाम साहब के पास जाता है मदद मांगने। इमाम बताते हैं कि ये जो जिन जिसने निशा को पजेस किया है बहुत ही हाई क्वालिटी का जिन है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम करने के लिए जाना जाता है, और निसा को काला जादू के माध्यम से ही पजेस किया गया है। इसलिए वो गालम को एक पानी देते हैं, जिस पानी को उसे निसा के ऊपर छिड़कना था जब भी वो प्रेयर करे। यहाँ पर गालम अपनी बातों को समझ चुका था, और यहाँ निसा को घर में बाथरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। अब इन आवाज़ों को सुनकर निसा बाथरूम में जाने लगती है तो अपनी मरी हुई सास को सामने खड़े पाती है, जिसका चेहरा गर्म सूप के कारण जला हुआ था। डर के मारे निसा चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी सास उसका पीछा करने लगती है। सही समय पे गालम वहाँ पहुँच चुका था और निसा को कंट्रोल करता है, जिसके बाद में वो इमाम के दिए पानी को उसके माथे पे लगाने लगता है, लेकिन निसा फिर से चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन कैसे भी निसा को कंट्रोल में करके वो उसके माथे पर उस पानी को लगा देता है, जिसके बाद में वो रेडियो में कुछ रिकॉर्डेड प्रेयर्स चला देता है। लेकिन इस जिन की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि रेडियो के सॉन्ग्स बंद हो जाते हैं, और इसके बाद में हम फिर से निसा को पजेस होता देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर 4 दिन बीत चुके थे। पर काले जादू का एक रूल है कि करवाने वाले के साथ में करने वाला भी भुगतता है। तो यहाँ पर अब इरमा के साथ भी चीज़ें काफ़ी गलत होने वाली थी। इरमा की माँ फरहा एक तरीके से पजेस हो चुकी थी। अपने घर में हर कांच के आइटम को वो तोड़ रही थी, जिसके बाद में उन्हीं कांच के आइटम पर वो चल रही थी। खून उनके पैरों से भी निकल रहा था, पर शायद उन्हें दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, जिसके बाद में पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है, वो उन कांच के टुकड़ों को खाने लगती है, जिसके कारण अंदर ही अंदर उसके गले की नस कट जाती है और उसकी भी जान चली जाती है। वुलन और इरमा अपनी माँ को इस हालत में देखकर काफ़ी रोने लगते हैं, और फाइनली इरमा वुलन से कन्फेस कर लेती है कि ये सब काला जादू उसी ने करवाया था, जिसका खामियाजा उन्हें भी अब भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर निसा की भी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे नवाज की आवाज़ से भी दिक्कत हो रही थी, और इन आवाज़ों से वो इतनी परेशान हो लेती है कि वो एक दुपट्टे से खुद को टांग लेती है, खुद की जान देने की कोशिश करती है। लेकिन सही समय पे गालम अपनी बीवी को बचा लेता है, और अब पानी सर के ऊपर निकल गया था। वो तुरंत इमाम साहब को बुलाता है, जिस पर इमाम साहब कहते हैं कि अब उसे निसा को लेकर मस्जिद के पीछे आना होगा, क्योंकि आगे वो कुछ प्रक्रियाएं करने वाले हैं। ये सब कह के जब इमाम साहब जा रहे होते हैं तो गालम देखता है कि इरमा और वुलन यहाँ पर आ रही हैं। अब ऑब्वियसली वो इरमा से अब नफरत करने लगा था, तो वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, और डरी सही इरमा सारी बात गालम को बता देती है कि ये सब काला जादू, निशा का पोजीशन, उसकी माँ का मरना, ये सब इसका किया धरा था, जिस पे गालम आग बबूला हो जाता है। यहाँ पर इरमा भी डिसाइड कर चुकी थी कि वो शमन से हेल्प मांगेगी और कहेगी कि इन सब प्रक्रियाओं को रोक दे। लेकिन जैसे ही ये सब बातें वो अपनी बहन वुलन से शेयर कर रही थी, वुलन पसेस हो जाती है। उसका चेहरा काफ़ी गंदा और भद्दा दिख रहा था, और वो इरमा पे हमला करने लगती है। डर सहम के इरमा खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। काफ़ी देर बाद जब उसे आसपास शांति महसूस होती है
तो वो दरवाजे से बाहर निकलती है, ये सोचकर कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन वुलन उसी कमरे में खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आ जाती है और अब वो इरमा को दौड़ाना शुरू करती है। और अब यहाँ पे डर से इरमा की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन वुलन, जिसको अब जिन ने पजेस कर लिया है, वो भी इसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। धीरे धीरे वो एक पेड़ के पास पहुँचती है, जहाँ से वो एक पत्थर उठा लेती है कि वुलन को मार डालेगी। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाली थी, वुलन नॉर्मल हो जाती है और अपनी बहन की प्यारी प्यारी आंखें देखकर इरमा उस पत्थर को फेंक देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से पजेस हो जाती है। ये जिन है बेटा, इसके साथ खेलना इतना आसान नहीं है। इसे पता है कि कब तुम्हारी कौन सी कमजोरी ट्रिगर करनी है। और इसी के साथ में वो वुलन को लेकर पेड़ पर चढ़ने लगता है। इरमा यहाँ चीखती चिल्लाती रहती है कि वुलन पेड़ से नीचे आ जाए, लेकिन ये जिन के इरादे ठीक नहीं थे। वो पेड़ की सबसे ऊंची शाख में पहुंचकर कूद जाता है। अब ऑब्वियसली इससे वुलन का सर फट जाता है और वो भी वहां मर चुकी थी। अब इतना कुछ देखने के बाद इरमा खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत शमन के घर जाती है। लेकिन शमन के घर को उसकी कोई एक सर्वेंट थी, वो औरत खोलती है और वो औरत इरमा को बताती है कि इस जिन को वापस नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि जिन आते तो हमारे हिसाब से हैं, लेकिन जाते अपने हिसाब से हैं। इरमा पूछती है कि उसने ये सब तो निसा के लिए किया था ना, तो उसके घर वाले क्यों मर रहे हैं। जिस पर वो लेडी इरमा से सवाल करती है कि वो खून किसका लेके आई थी। जिसका खून लेके आई थी उसी के ब्लड रिलेटिव मरेंगे ना। और यहाँ पर एज अ व्यूअर हमें भी एक क्वेश्चन राइज होते नजर आता है कि आखिर वो यूज़ किया हुआ सैनिटरी पैड और उसमें लगा हुआ खून था किसका। लेकिन इन सब बातों को सुनकर इरमा का दिमाग खराब हो जाता है। वो उस औरत को ज़ोर से धक्का दे देती है, जिसके कारण वो औरत भी वहाँ एक चीज़ से टकराकर मर जाती है। यहाँ वादे के मुताबिक गालम अपनी बीवी निसा को लेकर मस्जिद के पीछे वाले हॉल में आया हुआ था, जहाँ पे अब शुरू होता है जिन को बाहर निकालने का काम, यानी एक्सॉर्सिज्म, जिसके तहत इमाम निसा के ऊपर होली वाटर डालना शुरू करते हैं और कुछ प्रेयर्स पढ़ते हैं। लेकिन जिन ताकतवर था और वो काबू में ही नहीं आ रहा था, जिसके कारण अब निसा को कुर्सी से बांधना पड़ता है और उसे एक चादर उड़ाई जाती है जिस पर कुछ आयतें लिखी हुई थी। और यहाँ पर वो एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे अब चीज़ें ठीक हो गई है। लेकिन जिन अपना कहर बरसाना शुरू करता है। वहाँ की चीज़ें हिलना डुलना शुरू हो गई थी, लाइट बल्ब्स फूट रही और यहाँ पर निसा जिस कुर्सी से बांधी गई थी वो हवा में उड़ने लगी। लेकिन इरमा की तरफ अगर देखा जाए तो इरमा जो शमन के घर यहाँ पहुँची हुई थी, उसे भी कोई जिन था जो पजेस कर लिया। धीरे धीरे इरमा की बॉडी अकड़ने लगी थी और वो अपना ही सर, हाथ, पैर ठोक ठोक कर खुद को घायल कर रही थी। यानी यहाँ पर दोनों तरफ मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका था। इधर निसा जो कि हवा में उड़ रही थी और उसको जिन ने पजेस किया था, वो हंसकर गालम से कहता है कि इसका भी हश्र वैसा ही होगा जैसा इरमा के बच्चे का हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं गालम को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। इस तरीके से वो इविल हंसी हंसने लगता है और इमाम साहब एक डंडे से उस जिन को मारना चाहते थे, लेकिन गालम रोक देता है। उसे तो यही लग रहा था ना कि डंडे से चोट उसकी बीवी को लगेगी, लेकिन इमाम साहब गालम को कहते हैं कि अब ये उसकी बीवी नहीं है, ये एक शक्तिशाली जिन है जिससे बचना उन्हें पड़ेगा ही। और इस तरीके से वो डंडे से निसा पर वार करते हैं, जिससे कुर्सी नीचे गिर जाती है और निसा और जिन भी नीचे आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इरमा का हाथ पैर लगातार चटक चटक कर टूट रहा था, जिससे उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। और इस तरीके से बार बार हड्डी टूटने से आखिरकार तुड़ मुड़ के इरमा भी मर जाती है। ना प्यार मिला, ना परिवार मिला, बस उसके जिद ने उसकी भी जान ले ली। और इधर निसा जब कुर्सी से नीचे गिरती है तो पहले जाकर अपने पति का गला पकड़ लेती है। अब इस बात से इमाम पीछे से आकर निसा पर फिर से डंडे से वार करते हैं, जिसके कारण निसा बेहोश हो जाती है। अब उसकी ये हालत देखकर इमाम साहब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस डंडे से इंसान को चोट नहीं पहुंचती थी, सिर्फ जिन को चोट पहुंचती थी, और यहाँ पे तो निसा घायल हो गई थी। वो दोनों इन सब बातों को समझ ही रहे थे कि वहाँ पर गालम की बेटी सोफिया आ जाती है, जो कि अब जिन से पजेस थी। और ये देखकर यहाँ पर सब कुछ मामला क्लियर हो चुका था। इमाम समझ जाते हैं कि असली जिन तो सोफिया के अंदर था, जो धीरे धीरे सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा था। निसा तो सिर्फ एक पपेट थी और उस पे आने वाला पोजेशन सिर्फ एक डाइवर्जन था असली जिन को बचाने के लिए। और असली जिन किसके अंदर था?
सोफिया के अंदर। और यहाँ पर कहानी का आखिरी ट्विस्ट रिवील होता है। तो वास्तव में कुछ दिन पहले सोफिया को पीरियड्स आए थे। बेचारी बच्ची को पहली बार उसके पेट में दर्द उठा था और वो सैनिटरी पैड जिसको उठाकर इरमा गई थी शमन के पास में, वो पैड था सोफिया का। अब क्योंकि सारा बाल का गुच्छा और पीरियड्स वाला स्टेन सब सोफिया का था, तो जिन ने भी सोफिया को पजेस किया था। और सोफिया बेटी किसकी थी? गालम की। गालम भाई किसका था? इरमा का। तो ये सारी प्रोसीजर इरमा पे उल्टी हो गई थी। और जैसे कि शमन ने कहा था ना कि सारे ब्लड रिलेटिव मरेंगे, तो इस तरीके से सब मरने शुरू हो गए थे। सोफिया की माँ मरी, सोफिया की दादी मरी खुद के ऊपर सूप को उड़ेल कर, और इसी के साथ में क्योंकि सोफिया का ब्लड रिलेशन इरमा के भी साथ में था, तो इरमा की बहन और इरमा की माँ भी मर गई। और इस भयानक ट्विस्ट के साथ में इमाम फिर से अपनी एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं ताकि जिन को बेचारी बच्ची सोफिया की बॉडी से सेपरेट किया जा सके। और फाइनली वो जिन सोफिया से सेपरेट हो जाता है और सोफिया बेहोश हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में गालम मर चुका था। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि ये सब घटनाएं सच्ची घटनाएं थी, क्योंकि इसी प्रकार से मस्जिद के पीछे में एक परिवार बहुत ही ख़त्म हालत में मिला था, जहाँ पे बाप के गले की हड्डी टूटी हुई थी, माँ भी बेहोश थी। लेकिन अब जब वो ठीक हुई तो उसकी मेडिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपनी बच्ची को पाल सके, और उस बच्ची की देखभाल करने के लिए कोई भी रिलेटिव तो जिंदा बचा ही नहीं था। पर इससे भी खतरनाक कहानी है अमेरिकन हॉरर स्टोरी में, जिसके ट्विस्ट और टर्न्स काफ़ी खतरनाक है। फर्स्ट सीरीज़ में जहाँ हमें देखने को मिला था कि एक ऐसा घर है जहाँ जो मरता है उसकी आत्मा उसी घर में कैद हो जाती है, और मरने के बाद भी वो अपनी लाइफ को वैसे ही जीती हैं जैसे कि ज़िंदा रहने पे जीती थी। और अब विवियन और उसका घर का परिवार जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो इस जिंदा परिवार और ये मुर्दा परिवारों के साथ कैसे एडजस्ट करके रहेंगे। और इसी के साथ में सेकंड पार्ट में कहानी है एक ऐसे असाइलम की जहाँ पे पागलों के इलाज के नाम पर उनका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण सब किया जाता है। और इस चीज़ का पता लगाने जब एक यंग जर्नलिस्ट यहाँ पर आती है, तो उसे भी करंट के झटके लगा कर पागल साबित कर दिया जाता है। तो इन दोनों ही कहानी को इसके बाद ज़रूर देखिए, क्योंकि ये इस सीजन मूवी से भी ज़्यादा हॉरिफिक और डार्क सीरीज़ है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी हमारे 2 सब्सक्राइबर हुए हैं और हम इस चैनल को फिर से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा चैनल टर्मिनेट हो गया था। तो प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।